हेलो बुल ड्रैगर्स। दोस्तों, आप सब ने अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के बीच में जो लड़ाई हो रही है इसके बारे में सब कुछ जान लिया होगा, सुन लिया होगा और पढ़ लिया होगा। लेकिन मेरा एक दावा है कि इससे पहले आपने हिंडनबर्ग का नाम नहीं सुना होगा। तो क्यों एक अननोन सी, एक छोटी सी कंपनी ने पूरे मार्केट में इतना बड़ा तहलका मचा दिया, और क्यों इस कंपनी से जो है बड़ी बड़ी कंपनियां भी थर थर कांपती हैं। फॉर्च्यून मैगजीन का यह कहना है कि हिंडनबर्ग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड शॉर्ट सेलर फर्म, और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी खतरनाक है। तो अगर आप देखिए कि 2020 से लेके आज तक इन्होंने करीब 30 कंपनीज को टारगेट किया है, और उन कंपनीज का जो एवरेज फॉल नेक्स्ट डे था वो करीब 15% है। जी हां, 15% एवरेज फॉल विद इन अ डे। और अगर आप उसका एवरेज लेंगे एक महीने में उन कंपनीज के शेयर प्राइस में कितनी गिरावट हुई, तो वो एवरेज करीब 26% का बनता है। और ऑलरेडी हमने अदानी ग्रुप्स में भी लगभग ऐसा होता हुआ ही देखा है। तो आइए इस कंपनी के बारे में मैं थोड़ा आपको और बताता हूं। तो ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, इसका फॉर्मेशन 2017 में हुआ है, और इनका जो फाउंडर है उनका नाम है एंडरसन, जो कि बेसिकली एक अकाउंटेंट हैं। और इसका नाम जो हिंडनबर्ग पड़ा उसके पीछे भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हिंडनबर्ग, अगर आप लोग को पता होगा, तो दरअसल एक नाजी एरा में जर्मनी में एक एयरशिप जो है होता था, उसका नाम था। तो एयरशिप और एयरप्लेन में थोड़ा अंतर होता है। एयरशिप एक गुब्बारे की तरह होता है और उसमें हीलियम गैस को भरा जाता है, और उस एरा में जर्मनी ने वो प्लेन बनाया था और उससे वो लोगों को ट्रांसपोर्ट करते थे। तो ये बात 1937 की है। तो एक एयरशिप जर्मनी से लेके यूएसए में आ रहा था, और न्यू जर्सी में वो एयरशिप क्रैश हो गया क्योंकि उसमें आग लग गई, और करीब 36 लोग उस हादसे में जो है नहीं रहे। तो वो नाम को इस कंपनी ने अडॉप्ट किया, और उसके पीछे उनकी थ्योरी क्या है। वो कंपनी कहती है कि जो हिंडनबर्ग जो ट्रेजेडी थी वो मैन मेड डिजास्टर था। लोगों को पता था कि ये एक खतरनाक एयरशिप है और ये कभी भी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसके बावजूद भी वो उसे चलाते रहे, क्योंकि ऐसा पास्ट में भी ऐसे एक्सीडेंट्स की कई इंस्टेंसेस हुए थे। लेकिन जो वो ऑपरेटर था एयरशिप का, वो उसे चलाता रहा बिना इस बात को सोचे कि जो है इससे लोगों का नुकसान हो सकता है। तो एक तरीके से जो उनका जो लालच था, वो लालच की वजह से इतने डेंजरस ऑपरेशंस को चला रहे थे। तो उससे ही उन्होंने इस नाम को अडॉप्ट किया है, और उसके पीछे की जो उनकी जो फिलॉसफी या सोच है वो ये है कि वो इस तरीके के मैन मेड डिजास्टर्स को पब्लिक के सामने उजागर करते रहेंगे। उनकी वेबसाइट पे भी उनका ये मोटो क्लियरली लिखा हुआ है। तो उनके काम करने का तरीका कैसे होता है। सबसे पहले उस कंपनी को वो अपने रडार पे लाते हैं, उस कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, और कंपनी का कहना है अदानी के केस में कि उन्होंने 2 साल तक जो है रिसर्च किया, और तब वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो पहले कंपनी पे रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद वो उस पर शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें जो अवेलेबल होता है उस पर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। उन्होंने अडानी में भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, लेकिन उन्होंने अडानी के स्टॉक्स पे नहीं बनाई है। जो यूएस में उनके बॉन्ड्स जो ट्रेड होते हैं उन पे उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है। और जब वो शॉर्ट पोजीशंस बना लेते हैं तो उसके बाद उस रिसर्च, उस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, जनरल पब्लिक के सामने लाते हैं, और इस एक तरीके से उसका एक्सपोजे करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो एज एन एक्टिविस्ट और एज अ वॉचडॉग काम करते हैं, और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट से। तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार जो है किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 2020 से अगर देखें तो उन्होंने करीब 30 कंपनीज को ऐसा टारगेट बना लिया है। उसमें से कुछ केसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो इंटरेस्टिंग केसेस है। तो एक कंपनी यूएस में है ड्राफ्ट किंग, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। वो बेसिकली स्पोर्ट्स बेटिंग की कंपनी है। तो करीब जून 2021 में जब उनका शेयर प्राइस 48 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, तो इस कंपनी ने, हिंडनबर्ग ने ये कहा कि
इसका जो काफ़ी जो रेवेन्यू आता है वो ब्लैक मार्केट से आता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ये कंपनी एक स्पोर्ट्स बेटिंग की कंपनी थी और इनके कई सारे पार्टनर्स थे। तो उनका एक जो बड़ा पार्टनर था, उसका जो बेटिंग का जो कारोबार था वो ऐसे मार्केट में था जहां पर बेटिंग अलाउड नहीं था, और उन्होंने उस कंपनी ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर से छुपा के रखा, और जो हिंडनबर्ग ने इसको एक्सपोज किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग के भी कई केसेस हुए हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज जो है स्टॉक का प्राइस सिर्फ 14 रुपीज रह गया है, 48 रुपीज से 14 रुपी। इसी तरीके से एक और बहुत हाई प्रोफाइल केस था निकोला मोटर्स का। दोस्तों ये कंपनी ईवी स्पेस में काम करती है, और इन्होंने जो है काफ़ी बड़े बड़े क्लेम कर दिए, और ये खास करके एक झूठ जो अपने इन्वेस्टर से बोला कि उनकी जो गाड़ियां हैं, जो उनके ट्रक्स हैं, उनमें जो एमिशन का जो लिमिट उन्होंने बताया था वो थोड़ा मिसलीडिंग था। और हिंडनबर्ग ने उनके जो क्लेम्स हैं उनको ओशन ऑफ लाइज कहा, और उसके बाद जो है जो उसके स्टॉक प्राइस में करीब 90% की गिरावट हो गई। जो उनका जो टोटल मार्केट कैप था $34 बिलियन का, आज सिर्फ $1.5 बिलियन का रह गया है। जो उनके फाउंडर थे उस कंपनी के, उनको रिजाइन करना पड़ा, और उन पर जो है कोर्ट ने पेनल्टी भी लगाई यूएसए में। इसी तरीके से एक और कंपनी थी विंस फाइनेंस, और वो चाइना में जो उनकी सब्सिडरी जो है बिजनेस करती थी, और वहां पर उनके कुछ एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया। और ये कंपनी जो थी ये यूएसए में मेनली ऑपरेट करती थी, लेकिन इनकी सब्सिडरी चाइना में भी काम करती थी। और जब वहां पर उनके एसेट्स फ्रीज हुए तो कायदे से उनको इस इंफॉर्मेशन को अपने इन्वेस्टर्स, अपने कंट्री में जो है स्टॉक एक्सचेंजेस को बनाना था, डिस्क्लोज करना था, लेकिन उन्होंने इस कंपनी को छिपा दिया, और हिंडनबर्ग ने इस इंफॉर्मेशन को पकड़ के पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया। और देखिए यूएसए में कानून कितने कड़े हैं कि इस कंपनी को नैस्डैक से डीलिस्ट कर दिया गया, जस्ट बिकॉज जो है हिंडनबर्ग ने उस कंपनी को एक्सपोज किया। इसी तरीके से एक और कंपनी थी जीनियस ब्रांड, ये यूएसए की कंपनी थी, और हिंडनबर्ग ने ये क्लेम किया कि इसका शेयर प्राइस जो कि उस वक्त 7.5% था, वो जल्दी ही गिरकर 1.5% हो गया। और ऐसा वो इसलिए कह रहे थे कि जो उन्होंने रिसर्च की थी उसके बेसिस पर उन्होंने कहा था कि ये जो भी इनका जो रिटेल सेगमेंट में जो भी इनकी जो बिजनेस हो रहा है, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। और एक महीने के अंदर ही जो है उसका प्राइस $1.5 के आसपास पहुंच गया। इसी तरीके से एक और कंपनी है मेटल रिसोर्सेज, उसमें जो है हिंडनबर्ग ने ये क्लेम किया कि इनकी जो है कंपनी की जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में ये कंपनी चल रही है, और इन्होंने अकाउंटिंग में काफ़ी घोटालेबाजी की है, जैसा कि करंटली उन्होंने क्लेम किया है। और इनके ऐसा करने के बाद जो है जब और लोगों ने उसे खोदना शुरू किया तो उनके क्लेम्स को सही पाया, और इनके जो ऑडिटर थे अर्न्स्ट एंड यंग, उन्होंने भी जो है उसके ऑडिटर के पोजीशन से रिजाइन कर दिया, और उनके शेयर प्राइस में जो है 90% की गिरावट आ गई, क्योंकि उनके क्लेम्स सही थे। तो ये कुछ ऐसे केसेस मैंने हाई प्रोफाइल केसेस आपके साथ शेयर किए कि जिसमें इन्होंने जो है जो क्लेम किया वो सही हुआ, और जैसा जो उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी उनको फ़ायदा भी हुआ। दोस्तों शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इस कंपनी ने ट्विटर को भी शॉर्ट सेल किया था। हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने ट्विटर में किसी स्कैंडल या किसी घोटालेबाजी की जो है बात नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने जब ये एलन मस्क का मर्जर वगैरह की बात चल रही थी उस वक्त उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी। हालांकि जो है उसके बाद इन्होंने अपना व्यू चेंज करके उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई। तो जैसे कि मैंने बताया ट्विटर में उनकी जो है प्लेन पोजीशंस थी, उन्होंने कोई एक्सपोजे एज सच नहीं किया था। लेकिन मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे भी कुछ एक आध इंस्टांसेस हैं जहां पर इन्होंने अपनी पोजीशन को रिवर्स भी किया है। अब आइए दोस्तों थोड़ा बात करते हैं कि ये जो लड़ाई हो रही है हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप का, इसके मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आप देख रहे हैं दोस्तों। पिछले 2 दिनों से मार्केट में पूरा ब्लड बाथ है, और हमें काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं 5%, 4%, 7% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचें तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब दोनों पार्टी में कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, ये इसको प्रूव करना हमारे आपके बस की बात
है नहीं। हमारा एक ओपिनियन हो सकता है कि ये सच्चा है, ये झूठा है, तो एक बार मान लेते हैं, चलिए आर्ग्यूमेंट के सेक से एक बार मान लेते हैं कि जो हिंडनबर्ग कह रहा है वो सही है, तो मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर आप लॉजिकली देखें तो इम्पैक्ट कहां पड़ेगा? इम्पैक्ट उन कंपनीज पर पड़ेगा जिनमें अदानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है, और उन कंपनीज या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर पड़ेगा जिन्होंने अदानी ग्रुप को लोन दिया है। आप मुझे बताइए, क्या टीसीएस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? क्या इन्फोसिस पर पड़ेगा? क्या एशियन पेंट पर पड़ेगा? क्या एचसीएल टेक पे पड़ेगा? इन कंपनीज पे इसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हां, जो रिस्क फैक्टर्स जो आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले खड़े हुए थे, वो आज भी खड़े हुए हैं, लेकिन इस एपिसोड की वजह से जो है उन कंपनीज के रेवेन्यूज पर कोई खास इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। हाँ, मार्केट गिरेगा कुछ दिनों तक, तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स डाउन रहेंगे, तो उसकी गिरावट हर स्टॉक पर देखने को उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन एक बात है, अगर इसकी वजह से एक आध बैंक लुढ़क गया तो भैया गई भैंसिया पानी में। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।